गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो 12 जानेंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में जाना है। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर इस कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ने से क्या फायदा हुआ, है ना। तो टॉपिक होगा इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। जैसा कि हम लोग देखे वेक्टर फॉर्म में जब पढ़े तो हमको क्या मिला था, याद है? लिख लेते हैं एक बार समझने के लिए। F12 मिला था Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R21 कैप, और F21 जो मिला था ये मिला था Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R12 कैप। तो यहां से देखिए ना, यहां से देखिए, आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या नया चीज सीखे। देखिए, अगर इसका और इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो मैग्नीट्यूड के लिए मोड करेंगे। वेक्टर आप जान रहे हैं, वेक्टर को काफी डिटेल से फर्स्ट ईयर में भी पढ़े, और अभी बैच स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक क्लास किया था ऑफलाइन में, ठीक है। तो अगर आप वेक्टर में कोई समस्या है आपको, तो 11th का क्लास ज्वाइन करके और वहां से वेक्टर को डिटेल से जान सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो देखेंगे, 2-4 वीडियो वेक्टर का भी डाल देंगे। अभी तो नहीं डाले हैं 12 क्लास में, बेसिक में। 12 क्लास में डायरेक्ट हम लोगों ने सिलेबस से स्टार्ट किया है, लेकिन अगर ज्यादा समस्या होगा तो हम लोग वेक्टर का भी कुछ वीडियो 12 में डाल देंगे, है ना। खैर, चलिए अभी देखते हैं। तो अगर इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो आप क्या पाएंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? एक 2 से 1 है, एक 1 से 2 है। यानी एक 2 से 1 है, एक 1 से 2 है। मतलब क्या? दोनों चार्ज एक दूसरे पर बराबर फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। तो एक दूसरे के अपोजिट कैसे पता चला? जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किए तब तो डायरेक्शन पता चल रहा है कि सर एक 2 से 1, एक 1 से 2। तो यही तो इंपॉर्टेंस है। यानी कि पहला इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द वेक्टर फॉर्म
form that both the charges apply equal force on each other but in opposite direction, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है भाई? और क्या पता चला आपको कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को पढ़ने से? बताइए। तो इसको लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम वेक्टर फॉर्म that the electrostatic force is a central force. It means the electrostatic force between two point charges always acts along the straight line joining the two charges. ये है सेंट्रल फोर्स का मतलब। ये मतलब है सेंट्रल फोर्स का। ठीक है सर, दो चार्ज एक दूसरे को इक्वल और अपोजिट लगाया, लेकिन अपोजिट किधर? हम इधर, तो क्या ये इधर? नहीं, इन ए स्ट्रेट लाइन। कौन सा स्ट्रेट लाइन? तो दोनों चार्ज को ज्वाइन कराइए, स्ट्रेट लाइन बनाइए, दोनों चार्ज को ज्वाइन करके इसी लाइन में रिपल्सन या इसी लाइन में अट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को जब हम लोग फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारा चार्ज, कूलम ने तो दो ही चार्ज के बीच फोर्स दिया, लेकिन जब बहुत सारा चार्ज होगा तब ये जो है सेंट्रल फोर्स का कंसेप्ट वहां बताना होगा कि आखिर दो चार्ज, ये दोनों एक दूसरे पर किधर फोर्स लगाएगा, ये दोनों एक दूसरे पर किधर लगाएगा, ये दोनों किधर लगाएगा, जानेंगे। और क्या है, अगर दो चार्ज के बीच फोर्स का डायरेक्शन जानना है तो दोनों चार्ज को ज्वाइन करा दीजिए स्ट्रेट लाइन से। अब उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग रिपल्सन या उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग अट्रैक्शन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिए आप। मान लिया जाए ये तीन चार्ज है, मान लिया जाए ये तीन चार्ज है आपके पास, एक Q1, एक Q2, एक Q3। मान लिया जाए ये तीनों प्लस है, ये तीनों चार्ज क्या है? प्लस है। अब अगर हम पूछे कि Q1 पर Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, तो Q2 किधर लगाएगा और Q3 किधर लगाएगा? समझिएगा एक एक बात, बस ऐसा नहीं कि खाली लिख दिया बस हो गया, समझा दिया सर स्ट्रेट लाइन में, नहीं, इसको एग्जांपल से भी समझिए। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मींस वैसा फोर्स जो एक स्ट्रेट लाइन में लगे। कौन सा स्ट्रेट लाइन? ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। यहां ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो ए सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स। अब यहां पर तो Q1 पर Q2 किधर लगाएगा, Q1 पर Q3 किधर लगाएगा? क्योंकि ये तीनों हमने प्लस माना है, प्लस प्लस यानी रिपल्सन।
तो Q1 पर Q2 किधर लगाएगा सर? तो Q2 क्या करेगा? Q1 को रिपेल करेगा यानी आउटवर्ड। तो ये हमने Q2 को Q1 से ज्वाइन कराया, अब इसी लाइन के लॉन्ग आउटवर्ड जाएगा, ये F1 हो जाएगा। अब Q3 किधर लगाएगा सर? Q3 भी तो रिपेल करेगा। हाँ, तो रिपेल किधर करेगा? इधर कि इधर? इधर नहीं सर, ये जो लाइन बना हुआ है इसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग आउटवर्ड इधर। स्ट्रेट लाइन, कौन सा स्ट्रेट लाइन? ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अगर यही हम इसको Q1 को माइनस कर देते, अगर Q1 हमारा माइनस होता तब क्या होता? तो फिर सर फोर्स चेंज हो जाता। अब ये जो इसको रिपेल कर रहा था, अब क्या करेगा? अट्रैक्ट करने लगेगा। कब? अगर ये माइनस होता तब। तो अट्रैक्ट किधर करता है? ऐसे घुमा के नहीं सर, इन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब ये प्लस है तो इसको भी ये अट्रैक्ट करेगा। किधर? तो सर ऐसे घुमा के नहीं, इन द स्ट्रेट लाइन। ये है सेंट्रल फोर्स का मतलब। सेंट्रल फोर्स यानी एक ऐसा फोर्स जो अलोंग द स्ट्रेट लाइन एक्ट करेगा। कौन सा स्ट्रेट लाइन? ज्वाइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स, टू पार्टिकल्स, टू यहां पर टू चार्जेस। ओके, ये है सेंट्रल फोर्स का मतलब। और ये दोनों बात हमको कैसे पता चला? जब हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा, 1 से 2, 2 से 1। तो सर 1 से 2, 2 से 1 कैसे? घूम कर नहीं, इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये दो बात हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉज के वेक्टर फॉर्म से सीखा कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरा दोनों फोर्स जो लगेगा ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। सेंट्रल फोर्स, स्ट्रेट लाइन में रिपल्सन और स्ट्रेट लाइन में अट्रैक्शन। कौन सा स्ट्रेट लाइन? तो दोनों चार्ज को ज्वाइन कीजिए स्ट्रेट लाइन से, उसी के लॉन्ग रिपेल कराइए, उसी के लॉन्ग अट्रैक्ट कराइए। ओके, चलिए तो यहां तक लिखिए, थोड़ा सा उसको मिटाते हैं और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कूलम्ब्स लॉ अब लास्ट हुआ। अब लेकिन कूलम्ब्स लॉ में क्या लिमिटेशन था। वेलकम बैक। हम लोग जानेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी वीडियो का। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो ये कोई नई बात नहीं है, इसको हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के स्टेटमेंट में ही पढ़ लिया है। पहला लिमिटेशन है कूलम्ब्स लॉ gave the force only between two point charges। कूलम्ब लॉ क्या है? तो ये सर ठीक है, फोर्स तो दिया, लेकिन ओनली बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ये एक ही लिमिटेशन जिसमें दोनों बात आ गया। सबसे पहली बात कि दो चार्ज, लेकिन दोनों चार्ज कैसा? पॉइंट चार्ज। दो से ज्यादा चार्ज होगा तो कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा, और अगर वो पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। तो ये समझिए, तो एक ही, हालांकि इसको दो पॉइंट बना सकते थे, गिव द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्ज, लिख सकते थे, लेकिन अब एक ही लाइन में लिख दिए तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ। अभी तक कूलम्ब का जनरल फॉर्म, कूलम्ब का वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ से फोर्स कैसे निकलेगा,
कूलम्स लॉ से कितने तरह का प्रॉब्लम बन सकता है हम लोगों ने देखा। अब अभी जो वेक्टर फॉर्म पढ़ा है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, उसको भी जान लें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 1.2 क्वेश्चन है 1.2 NCERT। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air H 0.2 न्यूटन। अब ए नंबर में क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स, और बी नंबर पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स on the second sphere due to the first। देखिए सबसे पहले तो आप समझिए, कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, एक चार्ज दिया हुआ है आपका 0.4 माइक्रोकूलम, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। माइक्रो, नैनो, पिको, मिली, ये रिलेशन आप जान रहे होंगे, तो इसको हम लोगों ने पहले एसआई में चेंज किया। ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, Q2 भी दिया हुआ है 0.8 माइक्रोकूलम, यानी कि -0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, और फोर्स कितना दिया हुआ है, सो भी दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। तो कह रहा है क्या नंबर ए में, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, तो कूलम्स लॉ से ही, फोर्स दिया है, चार्ज दिया है, तो डिस्टेंस तो निकल जाएगा ना, एच एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से तो हम लोग डिस्टेंस निकाल ही सकते हैं, यहां से डिस्टेंस नहीं निकलेगा, कैसे निकल जाएगा देखिए। तो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई एफ, देन आर इज इक्वल टू अंडर रूट के Q1 Q2 बाई एफ, वैल्यू सारा पुट करेंगे, ये आ जाएगा K9 इंटू 10⁻⁹, Q1 है आपका 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶, Q2 है आपका 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶, बाई एफ आपका है 0.2 न्यूटन, यही ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, हालांकि असाइनमेंट में भी इस तरह के क्वेश्चन था डिस्टेंस निकालने वाला, वो बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे,
आंसर हमने नहीं लिखा, आंसर लिख देते हैं 1.212 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका यहाँ से सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा 0.12 मीटर, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको असाइनमेंट में भी बताया है। सर इसमें वेक्टर फॉर्म वाला क्वेश्चन, आप बोले कि वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन है, कहाँ सर अभी तक तो यूज नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ, बी को तो पढ़िए, बी ऑप्शन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है। बी में कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ये तो पहला पर लग रहा था, द फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर, इतना फोर्स लग रहा था 0.2 न्यूटन। अब कह रहे दूसरे पर कितना लगेगा, तो दूसरे पर फोर्स निकालने के लिए फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि सर दूसरा पर कितना लगेगा। अब डिस्टेंस आ गया तो निकल जाएगा k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन क्यों निकाले भाई, जबकि कूलम का जब वेक्टर फॉर्म पढ़े हैं तो हमको पता है कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट। यानी कि एक लाइन यहां लिखेंगे, द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट इज सेम, दैट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट is same but in opposite direction, that is minus 0.2 न्यूटन। ये हो गया आंसर, माइनस 0.2 न्यूटन। क्यों, 0.2 तो लग ही रहा था, माइनस कर दिया यानी कि अपोजिट हो गया। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बोले कि ये दूसरा का जवाब जो है फिर से कैलकुलेट करने के बजाय वेक्टर फॉर्म को याद रखिए। क्या कहा था कि अगर पहला दूसरे पर 10 न्यूटन लगाया तो दूसरा भी पहले पर 10 ही न्यूटन लगाएगा, लेकिन अपोजिट, तो अपोजिट दिखाने के लिए क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। समझ में आ रहा है। तो ये था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जनरल फॉर्म, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म का इंपॉर्टेंस, कूलम्स लॉ का लिमिटेशन। यहां तक कूलम्स लॉ को डिटेल से जानिए, याद कीजिए, समझिए। कूलम्स लॉ क्या है, तो सिंपल सा बात है सर, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड फोर्स बिटवीन 2, ओनली 2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सर अगर 2 से ज्यादा चार्ज हुआ तब क्या होगा। चला जाए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, उसको भी हम लोग जान लेंगे। तब तक यहां तक कूलम्स लॉ को बहुत ही मन लगा करके देखिए, क्योंकि आगे के सभी टॉपिक्स में कूलम्स लॉ यूज होंगे, है ना। चाहे वो हम लोग फील्ड पढ़े, पोटेंशियल पढ़े, कुछ भी, जहां भी 2 चार्ज आएगा, दोनों चार्ज का प्रॉपर्टी है, दोनों या तो एक दूसरे को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। अब ये कितना फोर्स से रिपेल कर रहा है, कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो भैया कूलम्स लॉ से ही पता चलेगा। The force of attraction or repulsion between two charges is given by Coulomb. ओके, तो कूलम्स लॉ को मन लगा करके, और भी हम लोग कूलम्स लॉ का कुछ न्यूमेरिकल्स और भी देखेंगे असाइनमेंट का। तब तक के लिए आप भी बनाइए। ओके, बाय।